हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 ऑफ यूनिट 2, ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वैसे चैप्टर का नाम आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखा होगा, बट वैसे वो ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में क्या है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जो टैक्समैन वाली बुक है उसमें से आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कहाँ है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन है ना, वहीं पे मिलेगा ये आपको। और सरप्राइज मत होना अगर वो चैप्टर ना भी मिले तो। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। इसमें बेसिकली हम इस चैप्टर में, फिर से बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 ऑफ यूनिट 2, ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें बेसिकली 3 टॉपिक हैं। पहला है ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉरी, ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं, ई गवर्नेंस खाली। मुझे इसका डिफरेंस बताना था, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। ई गवर्नेंस। सेकंड टॉपिक रहेगा ग्रीन गवर्नेंस। थर्ड टॉपिक रहेगा अपना क्लास एक्शन सूट्स। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है वो डीओ वाली बुक कहते हैं, एक्सटर्नल बुक में, टैक्समैन की बुक में, वो शायद सब चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है वो। ठीक है, तो पहला जो ई गवर्नेंस है और ग्रीन गवर्नेंस है वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये पिछले 2 सालों में नहीं आए हैं ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन जो अपना क्लास सूट है, जो क्लास एक्शन शूट्स है, वो जो थर्ड टॉपिक है वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल दो बहुत इजी है ये वाला, ये पहले 2 टॉपिक इजी हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और जो अगले टॉपिक्स हैं, जो लास्ट वाला टॉपिक है, उसको हम थोड़ा इजी वे में करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल भी है। उसमें कंपनी सेक्ट के चीज़ें भी आ जाती हैं, प्रोविजंस भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। ई गवर्नेंस, सॉरी बार बार मुंह से ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस निकलता है, लेकिन ई गवर्नेंस है ये। अब ई गवर्नेंस, ई का मतलब जनरली आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में जो गवर्नेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले में, वहाँ पे क्या था, गवर्नेंस की बात कहाँ की जा रही थी, सिर्फ कंपनियों के लिए। जो कंपनियां हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो धंधा कर रही हैं कंपनियां, ठीक है, कोई भी सेक्टर का, उनके अंदर काम कैसा होना चाहिए, उनके ऑडिट कैसे सही से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सब था। कि सारी चीज़ें सच्चाई से और अच्छाई से काम होना चाहिए, किसमें, कंपनियों में, या फिर फर्म्स में, जो भी है, कॉर्पोरेट्स में। ये जो टॉपिक है, ये ई गवर्नेंस, ये है गवर्नमेंट के हिसाब से, कि गवर्नमेंट कैसे अपनी गवर्नेंस को सही कर सकती है। ठीक है, और कैसे सही करती है, कैसे चलाती है आजकल के डेट में, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आजकल आप देखोगे, आपको सारे काम, फॉर्म्स वगैरह आप ऑनलाइन भर देते हो। अब जाके किसी को बीच में पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत से चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप आरटीओ का एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप जाते हो अपना लाइसेंस वाइसेंस बनवाने, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले जाते थे वहाँ पे, फॉर्म भरते थे, एक फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म भरोगे, फिर दूसरे काउंटर जाओगे, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते थे। उसमें क्या होता था, काफ़ी करप्शन के भी चांसेस होते थे। 100 रुपये फीस के आपसे 500 रुपये ले लेते थे, है ना, बाहर के जो दलाल बैठे होते थे। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी कुछ बैंकिंग की स्कीम्स आती हैं। ठीक है, जैसे एक अभी गवर्नमेंट की स्कीम आई थी ना, क्या बोलते हैं, आवास योजना आई थी ना 2-3 साल पहले, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपने देखा होगा, गाँवों में लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। 1,20,000 दिए जाते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, उसके बाद उसका अमाउंट बढ़ गया था, 2,40 तक चला गया था। बट कॉन्सेप्ट समझिए, उससे हो क्या रहा था, मान लो 1,20,000 था, ये मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1,20,000 सरकार देती थी कुछ चुनिंदा लोगों को, गाँवों को, घर बनाने के लिए, जिनमें उनके पास कुछ लिमिट्स थी, कि इतने तक के बंदे के पास गाड़ी ना हो, मतलब बाइक वाइक ना हो, कोई मोटर व्हीकल ना हो, अकाउंट में इतने पैसे ना हो, पहले से पक्का मकान ना हो। 2-3 क्राइटेरिया थे, अगर किसी वो क्राइटेरिया में बंदा आता है, कोई भी गांव का आदमी, ठीक है, तो उसको घर के लिए बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे उसके अकाउंट में। तो होता क्या था, 1,20,000 दिए जाते थे स्टार्टिंग में, और बंदे के पास 90,000 पहुँचते थे।
तो बीच में कौन खा जाता था? समझ जाओ, जो वहाँ के प्रधान वगैरह हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया, इसको बिल्कुल क्या कर दिया गया, डायरेक्ट। जब गवर्नमेंट को लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, बंदे के पास तो पूरा पैसा पहुंचता ही नहीं है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि सीधा 1 लाख 20 हज़ार बंदे के अकाउंट में देना स्टार्ट कर दिया। अब उसके अकाउंट में पूरे के पूरे 1 20 आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आजकल चीज़ें धीरे धीरे, जो गवर्नमेंट की चीज़ें थी, आप देखोगे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो यही जो हमारी गवर्नमेंट के काम ऑनलाइन हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं, इसी गवर्नेंस को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज़ को चलाने को क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। यानी गवर्नमेंट के काम जो चल रहे हैं ऑनलाइन। ये मैंने आपको देसी भाषा में समझा दिया। ठीक है, तो ये गवर्नेंस का मतलब ये मत समझना कि कॉरपोरेट के लिए, कंपनियों के लिए, ये किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए हमारी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए है। चलिए पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस एक्सपेंड टू एक्सपेंड्स टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसको मतलब ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, ई से मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इज इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसको शॉर्ट में बोल दिया आईटीसी, आईसीटी। मतलब आईटी मतलब वही इंटरनेट का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, इन ऑल द प्रोसेस विद एम टू एनहांसिंग गवर्नमेंट एबिलिटी टू एड्रेस द नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक। यानी आईटी को यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट अपना काम ऐसा कर रही है ताकि उसकी एबिलिटी बढ़े, जनरल पब्लिक के लिए, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की एबिलिटी बढ़े, ताकि वो जल्दी से जल्दी और सही से सही और अच्छे से अच्छा काम तरीके से उनको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ द ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ऑल। सिंपल सी बात है, हर प्रोसेस को इजी करना, यही कॉर्पोरेट ई गवर्नेंस का पर्पस है। मैनुअली कोई काम हो रहा है, कोई दफ्तर में जाके काम हो रहा है, तो आप जानते हो कितने लाइनें लगती हैं, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे काम होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने 12th के बाद बहुत सी चीज़ों में फेस हो सकता है किया हो सकता है ना भी किया हो, क्योंकि आपको पहले का प्रोसेस ही नहीं पता हो, आप इस जनरेशन के हो। हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे ना एक एक फॉर्म भरने में पता नहीं कितने कितने लाइन लगती थी, और कभी ऐसा होता ही नहीं था यार कि एक चीज़ एक बार में हो जाए। मन बना के घर से आते थे कि क्या पता हो भी जाए ना भी हो काम। काउंटर तक पहुंचो तो कहेगा सर ये तो है ही नहीं आपके पास, ये तो है ही नहीं, जबकि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी ना, बोल देगा ये वाला डॉक्यूमेंट तो आपने लगाया नहीं, ये तो लगाया नहीं, कल आना परसों आना। ठीक है, तो इन्हीं सबको करने के लिए कि सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, सारे प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएं। ठीक है, कौन से प्रोसेस, गवर्नमेंट के प्रोसेस, सिटीजन के लिए कुछ प्रोसेस बने हुए हैं, बिजनेसेस के लिए कुछ प्रोसेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, कुछ नेशनल प्रोसेस हैं, स्टेट लोकल लेवल, जितने भी लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो सारे लेवल पे काम सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट है नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रहेगा। इसीलिए मैं इस पर इतना फोकस नहीं करूँगा, बस ये बता रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 साल से नहीं आया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं था आपके लिए। ये आप वैसे भी कर सकते थे अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सी बात है यार, देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंफॉर्मेशन डिलीवरी इज सिंप्लीफाइड। गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्या करेगी, वो साइट पर डाल देगी, अपने उनके चैनल्स पर डाल देगी। गवर्नमेंट के कुछ इंस्टाग्राम पेज भी होते हैं, फेसबुक पेज भी होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी गवर्नमेंट होती है, ट्विटर पे होता है, तो वो वहाँ डाल देते हैं, सबको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट होती है एक इंडिविजुअल के लिए, वो होती है 31 जुलाई। अगर वो चेंज करनी है, क्या कई बार क्या होता है ना, जब रिटर्न लास्ट डेट पे ना गवर्नमेंट क्या करती है, 1-2 हफ्ते डेट बढ़ा देती है, भाई लास्ट डेट तक लोग नहीं भर पाए रिटर्न तो डेट बढ़ा दो। पहले होता था, अब 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए। तो वो क्या करेगी, वो ट्विटर पे ट्वीट कर देगी, और अपने साइट पे, जो भी इनकम टैक्स की साइट है, वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि ड्यू डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू दिस एंड दिस डेट। यानी इनकम टैक्स फाइलिंग का ड्यू डेट आज आज की जगह 1 हफ्ते बाद की रख दी है। ठीक है, तो कितना ईजी हो गया ना बताना। नहीं तो
आज से 25 साल पहले क्या होता होगा, लोग हाथ से भर के रिटर्न ले जाते थे। ठीक है, रिटर्न अपनी भर के जो भी फॉर्म होता था 5-10 पेज का, जो अलग अलग इनकम टैक्स के रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वो फॉर्म्स भर के लोगों को मैन्युअली ले जाने पड़ते थे, लाइन में लग लग के इनकम टैक्स में जमा कराना पड़ता था वो फॉर्म। उससे पहले टैक्स भी पे कराना पड़ता था बैंक में, चालान भर भर के। चालान का मतलब होता है कि रसीद भरना, ताकि बैंक में आप पेमेंट कर पाओ कि हाँ भाई मेरा इनकम टैक्स नंबर ये है, यानी पैन नंबर ये है, मेरा इतना इनकम टैक्स बनता है। ठीक है, तो अब कितना इजी हो गया ना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना हो, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे आईटीआर को फाइल करना हो, या उसकी ड्यू डेट आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, जो भी इन्फॉर्मेशन है कितना सिंप्लीफाई वे में आपको डिलीवर हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है यार, कोई इसमें टेक्निकलिटी है नहीं। चलिए, इट गिव्स वराइड डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंच जाती है और उसमें डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट को आसानी होती है। इट एंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस। अब देखो, ये क्या करता है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी ले लेता है। कुछ साइट्स, कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं, या कई बार आपने देखा ना कि अपने रिव्यू दो इस स्कीम्स के लिए। जैसे आपने गवर्नमेंट साइटों पर तो कम विजिट किया होगा, मैं जानता हूँ। आपने नॉर्मली आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट खरीदा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज़ होती है गवर्नमेंट साइट पे, फिर बाद में वही बताऊंगा। अमेजोन से एक प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने के बाद आपके पास डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद जब आप वापस जाते हो, उस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन खोलते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि कितना, इस प्रोडक्ट को आप कितना स्टार रेटिंग दोगे, प्रोडक्ट की रेटिंग भी आती है ना। इसी तरह से गवर्नमेंट भी अपने पोर्टल्स पे ना सजेशन वाले टैब बनी होती है उनकी, कि अगर एज ए पब्लिक कोई स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई उज्ज्वला योजना या कुछ भी निकाला है, जो भी स्कीम है उसके लिए, एज ए पब्लिक आपको, एज ए कंज्यूमर, एज ए जनता, आपको कुछ बोलना है कि हाँ सर इस स्कीम में ये चीज़ सही है नहीं है। तो इससे आप भी अपने सजेशन गवर्नमेंट को जल्दी दे पाते हो। ठीक है, तो आपका पार्टिसिपेशन भी हो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में और उनके एग्जीक्यूशन में। चलिए नेक्स्ट, इट लीड्स टू ऑटोमेटेड सर्विसेज टू ऑल द वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑटोमेटेड हो जाता है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या समझते हो, सारी चीज़ें इंटरनेट से हो जाती हैं, आईटी का यूज़ हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा फॉर्म भरने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है, आपने फॉर्म भरा, वहाँ पे चला गया, वहाँ से वेरीफाई होके आपके पास उसका रिसीट आ गई। ऑटोमेटेड है, किसी को कुछ तो करना नहीं पड़ा, ना आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ा, गवर्नमेंट के दफ्तर जाना पड़ा, सरकारी दफ्तर, ना सरकारी दफ्तर के बंदे से चिक चिक करनी पड़ी, ऑटोमेटिक हो गया ना सारा। तो जो आईटी में होता है ना, जो कंप्यूटर को, इंटरनेट को यूज़ करके जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जो एप्लीकेशंस बनती हैं, इन्हीं चीज़ों को ही ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोमेट होना, कि बिना ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व हुए सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। जो काम 10 बंदे एक एक लेवल पर करते थे, अब क्या करता है कंज्यूमर खुद ही, एक पब्लिक खुद ही फॉर्म भरती है और सारा चीज़ हो जाता है। मैंने खुद आरटीओ के साइट पर मान लो फॉर्म भरा अपने लाइसेंस बनवाने के लिए या रिन्यू करवाने के लिए, फॉर्म भरा, उसके बाद मेरे पास रसीद आ गई और डेट भी आ गई कि आपको कब जाना है विजिट करने। एक बार आपको जाना है वहाँ पे फॉर्म दिखा के, वो आपका वापस चेक कर लेंगे ड्राइविंग का, और आपका कुछ दिनों में लाइसेंस आ जाएगा। पहले महीनों लगते थे, महीनों, बहुत 6-6 महीने, 7-7 महीने, 10-10 महीने, साल साल, 1.5-1.5 साल भी लग जाता था एक लाइसेंस बनवाने के लिए। बहुत दिक्कतें होती थी पहले, और वो भी बाहर के लोग, जो दलाल होते थे ना, वो बहुत पैसे खाते थे। चलिए, इट रेवोलुनाइजेज दी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक रेवोल्यूशन आ गई है, जब से सब चीज़ें इंटरनेट पे हुई हैं तो रेवोल्यूशन आ गई है। अब आपको काम जल्दी होता है, आपको किसी को ब्राइब नहीं देनी पड़ती, रिश्वत नहीं देनी पड़ती। तो ये रेवोल्यूशन है एक तरह से, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनी हैं, वो तो देखो इंटरनेट पे चली रहती है, बहुत पहले से उन्होंने इंटरनेट पर काम करना कर दिया था, फास्ट होता था काम। जैसे कि बैंकों का एग्जांपल ले लो, आप भी जानते हो, जोक मैं भी जानता हूँ। एसबीआई के पास आप गए, एसबीआई ने बोल दिया कि लंच हो गया, आप कल आना, लंच के बाद आना। ठीक है, अभी वो मीम आया था ना बिल गेट्स का, कि बिल गेट्स गया एसबीआई खरीदने, और उसने बोला कि मुझे एसबीआई खरीदनी है, तो एसबीआई के स्टाफ ने बोला कि सर अब तो लंच हो गया, अब कल आना। ठीक है, तो वही है कि अब
गवर्नमेंट के लोग बस बस ये है कि प्राइवेट लोगों ने पहले अडॉप्ट कर लिया है इंटरनेट को यूज़ करना, आईटी सिस्टम को यूज़ करना, और गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट अडॉप्ट किया है। लेकिन जब अडॉप्ट किया तो पूरा काम में ही रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, बस रेवोल्यूनाइज हुआ है काम, और कुछ नहीं है इसमें। पब्लिक कैन गेट देयर वर्क स्मार्टली डन एंड सेव देयर टाइम। वर्क जल्दी से काम हो जाता है और टाइम बच जाता है। सिंपल सी बात है। इट कट्स मिडल मैन, जो बिचौलिया होते थे पहले, ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, ये ख़त्म हो गई इसकी वजह से। सारा काम ऑनलाइन होने लग गया। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी हुआ है जो कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले ही। अब इनकम टैक्स में ना नोटिस आते थे पहले, तो नोटिस का रिप्लाई लिख के जाना पड़ता था डिपार्टमेंट सबमिट कराने। अब क्या किया है, अब उस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। जैसे मेरे खिलाफ कोई नोटिस आया है, मैंने रिटर्न भरी, तो एओ को यानी असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स में जो बैठा है डिपार्टमेंट में, उससे मुझे नोटिस भेजना है, तो वो नोटिस भेज देगा। और मेरा नोटिस कौन भेजेगा मुझे भी नहीं पता होगा। देखो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इससे वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा पैसे खाने के लिए। ठीक है, मैं उसी नोटिस को अपनी साइट पे जाके उसी नोटिस का रिप्लाई कर दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट में साइट पे ही फाइल कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। पहले पूरे का पूरे इतने इतने गट्ठर पे जाते थे। ये तो कम बोल रहा हूँ, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का ना जब स्कैम होते हैं, समझ रहे हो, जब धोखाधड़ी होती है, स्कैम्स आगे पढ़ेंगे हम। तो उस केसेस में जब कंपनियों को इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिस देती थी कि अपनी बुक्स लेके आओ, तो उन कंपनियों को, अब सोचो बड़ी बड़ी कंपनियों के कितने बड़े रजिस्टर बनेंगे, जिनकी रोज की ट्रांजेक्शन करोड़ों करोड़ होती है। उनका अगर इनकम टैक्स में केस फंस गया, तो उनको अगर बोल दिया कि अपने लेजर लेके आओ, तो उनके लेजर कितने बड़े बड़े होते होंगे। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, वो इजी हो गया। और वो जो एओ था, जो असेसिंग ऑफिसर था, अब वो क्या करेगा, वो पैसा खा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। अब इस मेरे को भी नहीं पता कि मेरा एओ कौन है, मेरा केस किसके पास गया, किसने नोटिस भेजा है, उसे भी नहीं पता कि मैं नोटिस किसको भेज रहा हूँ। उसके पास बस एक फाइल नंबर आता है कि इस फाइल में गड़बड़ लग रही है, वो फाइल भेज देते, उस फाइल का अगेंस्ट एक नोटिस भेज देता है। ये मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ऑल दो टॉपिक बहुत ईजी है ये वाला। चलिए, अब इसी के एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस बहुत हैं, लेकिन मेन ये मोटे मोटे एडवांटेजेस है, बड़े बड़े, ये ध्यान रखने हैं आपको। इसको मैं ज़्यादा नहीं कराने वाला। देखो आपको इसी से पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, स्पीड, काम फास्ट होता है। सिंपल सी बात है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, चिक नहीं करनी पड़ रही, लाइन नहीं लगानी पड़ रही, तो काम फास्ट हो गया आपका। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। नहीं तो आप फॉर्म का पहले प्रिंट निकालते, वो प्रिंट, कई बार तो प्रिंट फॉर्म लेने भी जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे आज भी जाना पड़ता है बैंकों का, अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना तो एक फॉर्म, बैंक का ही फॉर्म होता है। ठीक है, ऑनलाइन में खुलवा सकते हो, लेकिन फॉर्म लेने जाना पड़ता है। तो अब तो बहुत से साइट्स पे क्या होता है, गवर्नमेंट के साइट पे आप फॉर्म वहीं पे गए, ऑनलाइन आपने नाम भरा, जो भी डिटेल्स सारी भरी, आपका फॉर्म फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। काम कितना हुआ, स्पीड में काम हुआ। सेकंड, कॉस्ट सेविंग हुई। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं पड़ रहा, फॉर्म खरीदने का खर्चा नहीं पड़ रहा, प्रिंट आउट लेने का खर्चा नहीं पड़ रहा, किसी को रिश्वत देने का खर्चा नहीं पड़ रहा। ये सारे खर्चे सारे क्या आपका बच गए, तो आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो गई। ट्रांसपेरेंसी, पहले क्या होता था, आपने कोई फाइल सबमिट करा दी, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, फाइल कहाँ तक गई। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल वापस अमेजोन से लेता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट साइट से लूँगा तो आपको याद ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आपने काम नहीं किया होगा। ज़्यादातर लोगों ने, जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको सिंपल एग्जांपल लेकर समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब, आपने ऑर्डर किया अमेजोन से, मान लो शूज़ ऑर्डर करे। अब शूज़ ऑर्डर करते ही आपको स्टेटस आता है ना, पूरा स्टेटस, कि अभी मेरा शूज़ कहाँ है, अभी वहाँ से शिप हुआ है कि नहीं हुआ, गोदाम से शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, शिप फिर वहाँ से डिलीवरी के लिए निकल गया है कि नहीं निकल गया बंदा। भाई डिलीवरी के लिए निकल गया तो आज कितने बजे तक आएगा, 6 से 8 के बीच में आएगा। उसके बाद हमें पता चलता कि डिलीवरी हो गई या नहीं हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी कितनी, सब कुछ पता है ना हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, कि क्या कहाँ पर है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है। ऐसे ही जब गवर्नमेंट के कुछ मतलब साइट्स हैं, ऑनलाइन काम होने से क्या हो गया कि हमें ट्रांसपेरेंट रहता है कि हमारा काम कितना आगे बढ़ा और कितना नहीं बढ़ा। वहाँ पे स्टेटस शो हो जाता है कि पेंडिंग में चल रहा है आपकी एप्लीकेशन की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने, क्या बोलते हैं, बिजली का मीटर लगवाने के लिए फॉर्म भर दिया। ठीक है, आप गए, लॉगिन आईडी बनाया, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया, फॉर्म भर दिया, आपको पता चल जाएगा कि अभी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में चल रहा है, या फिर अंडर प्रोसेस है, या फिर विजिट हो गई है आपके घर पे,
जो उनका इंजीनियर है ना, वो विजिट करने आता है इंजीनियर एक बार, कि हाँ भाई इस जगह पे मीटर लग सकता है। वो देखता है तब उसके बाद मीटर लगता है। तो ये सारे प्रोसेस ना वो हर बार वो स्टेटस लिखे हुए आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे वो अमेजोन पे जूते खरीदने का एक एक स्टेप का स्टेटस आ गया, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लें एक बार, इनको तो नहीं पढ़ा था क्योंकि इजी थे। ऑल गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन कैन बी अपलोडेड ऑन टू इंटरनेट। द सिटीजन एक्सेस स्पेसिफिकली एक्सेस विच एवर इंफॉर्मेशन दे वांट वेन एवर दे वांटेड। जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए सब कुछ वो मिल जाती है, जब भी चाहिए तब मिल जाती है। फ़ोन पे देखना है फ़ोन पे मिल जाएगी, और उसको चाहे लैपटॉप पे देखना लैपटॉप पे मिल जाएगी। वैसे तो मैसेज पे भी नोटिफिकेशन आती रहती है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली लिंक, ये वाला पॉइंट डायरेक्टली लिंक होता है अकाउंटेबिलिटी पे। वंस द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर अवेलेबल वी कैन हेल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ फाइल करने का, तो आपको पता है कि हाँ भाई मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा फॉर्म फाइल हो गया। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं जाके बोलूँगा देखो मैंने फॉर्म भर रखा है लेकिन मेरा काम आज तक नहीं हुआ। ये देखो सर, काम होना था 3 दिन में, ये देखो 1 हफ्ते बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। है ना, आप जाके उनको डांट भी सकते हो। डांट तो मतलब उनको जाके बोल सकते हो कि तुम्हारा काम नहीं हुआ, देखो 3 दिन लिखा था, 7 दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ डिपार्टमेंट। मैंने तो अपना काम कर दिया था, मेरा काम था फॉर्म फाइल करना, मैंने फॉर्म फाइल कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं इसके। फिर क्या बात कर रहे हो सर, इंटरनेट पे काम सारा हो रहा है। देखो इसमें एक चीज़ और सुन लो ध्यान से। अगर और बड़ा क्वेश्चन आ जाए, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सॉरी इंपॉर्टेंस का या फिर एडवांटेजेस का, तो इसके पॉइंट भी ये वाले पॉइंट में से कुछ पॉइंट आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। जैसे देखो ब्राइबरी, लास्ट पॉइंट देखो, मिडिल मैन खत्म हो जाएगा, ब्राइबरी खत्म हो जाएगी, टाइम सेव होगा। ये तो आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो ना। तो इसमें आ जाओ तो ध्यान रखना, लिख सकते हो आप। मैं हर बार बताता हूँ जहाँ लिखना होता है, जहाँ लिख सकते हो वहाँ मैं बताता हूँ लिख सकते हो आप। तो एडवांटेजेस में इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी दोस्त बिल्कुल हो सकते हैं। क्या होता है देखो, लॉस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कई बार देखो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऑनलाइन नहीं बता पाते, कुछ मान लो टेक्निकल इश्यू आ गया या फिर आप कुछ भरना भूल गए। ठीक है, अब वो आप बता नहीं सकते उनको। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंसान के सामने बैठते हो, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी दफ्तर में जाते हो, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हो। ऑनलाइन क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, मान लो वहाँ पे कमेंट की जगह ही नहीं है, या फिर कमेंट में भी आप उतना अच्छे से नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो एक सामने वाले बंदे से मिल के समझा पाते हो आप। ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, वो मिसिंग होता है यहाँ पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो जिंदा जागते आदमियों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है। एक सामने ऑफिसर बैठा है, एक आप बैठे हो, आपको समझा रहे हो सर मेरे साथ ये दिक्कत है, फलाना दिक्कत है, मेरे फॉर्म में ये हो गया, गलती हो गई, आप इसको सही कर दीजिए, मेरे को मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है ना, ये मशीन तो समझेगी नहीं, कंप्यूटर तो समझता नहीं है। कंप्यूटर क्या समझेगा आपकी बात, क्या समझेगा? जो आपने उसमें फॉर्म भरा है वही समझेगा। आपने गलती से मेल का फीमेल कर दिया। था मेरा दोस्त, उसकी एक बेटी थी, मतलब ऑफिस में एक बंदा काम करता था, वो हमसे थोड़ा सा एज में ज़्यादा ही था। तो उसकी एक बेटी थी जो मेरी सबसे छोटी बेटी थी ना, उसका उसने कुछ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, उसमें वहाँ मेल लिखा हुआ था। उसने लाखों कोशिश कर ली, वो मेल का फीमेल करने में ना उसे बहुत टाइम लग गया, 1.5-2 साल लग गए उसके बर्थ सर्टिफिकेट में। कब कब वो चीज़ें करनी पड़ेगी, जब उसका स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा था। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं जब आप सामने बैठते हो तो तुरंत समझ जाता है बंदा, लेकिन मशीन वो चीज़ें नहीं समझ पाती, यानी कंप्यूटर नहीं समझ पाता। तो क्या फ़ायदा हुआ आपका, यहाँ पर क्या घाटा हुआ? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का लॉस हो गया। ठीक है, द मेन disadvantages of e-governance is to lose the interpersonal communication. Interpersonal communication is aspect of communication that many people consider vital. ये वो चीज़ें हैं जो आज भी जो हमारे पुराने लोग हैं, जो भी हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनको तो पता ही नहीं ना इंटरनेट पे क्या फॉर्म भर रहे हो क्या नहीं भर रहे हो। वो तो चाहते हैं कि हम एक पर्चा से लेके चले जाएं और सामने वाले से बाबूजी बाबूजी कह के
हम अपना काम करा लें, उनको हम अपनी दिक्कतें समझा दें। आज ही बहुत से लोग ये चाहते हैं, तो ये चीज़ लिखा है दैट मैनी पीपल कंसिडर वाइटल। बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, हाई सेटअप कॉस्ट एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज। सिंपल सी बात है, इसमें ये भी दिक्कत है। पहले क्या होता था, एक बंदा दो चार बंदे बिठा दिए, ठीक है, अब एक बार को, वैसे तो चार बंदों छः बंदों की सैलरी तो जाएंगी, वो तो मोटा खर्चा है ही, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम सेटअप करना है, इंटरनेट लगवाना है, पूरा डेस्कटॉप, अब एक डेस्कटॉप 50-50 हज़ार से तो स्टार्ट होता है, 50 हज़ार लाख रुपए का। अगर ठीक है, मान लो 6 कंप्यूटर लगाया, बढ़िया कंप्यूटर लगाया, 6 लाख तो ऐसे खर्च हो गया, फिर उसका तार हो गया, मॉडम हो गया, सीपीयू हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, पूरी की पूरी वायरिंग हो गई, इंटरनेट का खर्चा हो गया। तो स्टार्टिंग में कॉस्ट तो बहुत जल्दी ज़्यादा आती है ना, बाद में कॉस्ट बचती है। वैसे 6 बंदों की जगह आपने सिर्फ 2 ही कंप्यूटर लगाए, लगे 2 ही लाख, और 6 बंदों को आप मान लो 50-50 हज़ार दे रहे हो, ठीक है, एक झटके में तो 2 लाख लग गए ना आपके। ठीक है, 50 हज़ार भी कहाँ, 10-10 हज़ार देते हैं बहुत सी जगह, छोटे छोटे काम हो गए। मान लीजिए एक बार में आपका झटके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि 2 कंप्यूटर बिठा के काम हो गया, प्रॉपर सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका ऑफिस बनेगा, ऑफिस में कंप्यूटर के टेबल वगैरह बनेंगी, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा मोटा आता है स्टार्टिंग में। हाई सेटअप कॉस्ट एंड टेक्निकल डिफिकल्टी, फिर टेक्निकल डिफिकल्टी भी आएगी। अब बहुत से बंदों को चलाना ही नहीं आता, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर नया बनता है गवर्नमेंट का, उस सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए नए बंदे हायर करने पड़ता है जिनको नॉलेज हो, कईयों को नॉलेज ही नहीं होती, तो टेक्निकल डिफिकल्टी भी स्टार्टिंग में बहुत आती है। आपको पता है फॉर्म में कभी कभी एरर भी आते हैं, खासकर गवर्नमेंट साइट में। बच्चे जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इतना तो उन्हें पता ही होगा कि सरकारी काम अभी भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उतने अच्छे नहीं होते जितने प्राइवेट होते हैं। आप एक प्राइवेट बैंक चले जाना और एक सरकारी बैंक चले जाना, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, आपको डिफरेंस दिख जाएगा किसी भी काम के लिए। ठीक है, बात करने से लेके उसकी प्रोसेसिंग में, टाइम ऑफ वर्क में, डीलिंग में, और उनका प्रॉपर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, सब में आपको डिफरेंस दिख ही जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। तीसरा है इलिटरेसी। इलिटरेसी इसी से रिलेटेड है, टेक्निकल डिफिकल्टी से कहीं ना कहीं। इलिटरेसी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट। देखो कितना गलत लैंग्वेज लिखी है, लेकिन ये बुक की लैंग्वेज है, मैंने लिख रहा, कहीं आप मेरे को बोलो। आज भी जो ये लिखा हुआ वो तो पढ़ा रहा हूँ, आज भी इंडिया में बहुत से लोग अनपढ़ हैं। जो ज़्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए गांव में एसबीआई गांव के कोने कोने में है, एचडीएफसी तो कोने कोने में है नहीं, बहुत सी जगह तो वो है ही नहीं, तो कोने कोने में कौन है, एसबीआई है। वहाँ पे जो गांव के बिल्कुल ही कोने में है, जो बिल्कुल ही पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये हार्श रियलिटी है, क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ये है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग इस इंटरनेट के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते हैं, नहीं पता होता उन्हें चीज़ें, तो वहाँ पे इलिटरेसी इतनी है, और वहाँ पे मान लो कोई बंदा अपॉइंट भी करना है उन्हें कंप्यूटर चलाने के लिए, तो उनको बंदा नहीं मिलता जल्दी से। यानी एसबीआई की ब्रांच मान लो किसी बहुत ही रिमोट एरिया में है जहाँ पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे एसबीआई को आसपास के लोगों को एम्प्लॉय करना है, यानी आसपास के लोगों को काम पे रखना है। ठीक है, तो वो क्या कर पाएंगे, आसपास में लोग पढ़े लिखे मिलेंगे ही नहीं उसे, तो ये भी दिक्कत आती है। इसे लिखा है एंड डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। ठीक है, उन लोगों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता होगा, स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता होगा, तो वहाँ पे डिफिकल्टी आती है। लास्ट पॉइंट, साइबर क्राइम, लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो भाई, कंप्यूटर में क्या होता है, आपने फ्रॉड तो सुने होंगे, फ्रॉड बहुत होते हैं कंप्यूटर वाले, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं। बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, एक मैसेज आता है, एक लिंक आपने क्लिक कर दिया, उस लिंक पे आप गए, आपका पूरा का पूरा फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला गया, आपने एक बार भी बैंक की एप्लीकेशन खोली, वो बंदा सब कुछ जान लेता है, और तुरंत उस एप्लीकेशन से धीरे धीरे आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं, आप जानते ही होंगे, इस चीज़ के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं बहुत। अगला टेक्निकल पॉइंट, इतना गैप गैप क्यों डाल दिया, ठीक है। देयर आर टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं यार कंप्यूटर हार्डवेयर में, कौन सा हार्डवेयर लगाना है, कौन सा सही है, किस कितने हैवी सॉफ्टवेयर लगाने हैं उस पर, कितना हैवी सॉफ्टवेयर वो रैम उठा पाए। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए टेक्निकल इश्यूज आते ही आते हैं, हर ऑफिस में आते हैं, ये तो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती भाई,
पहले मैं पढ़ लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज द मेन प्रॉब्लम। देर आर कंसर्न अबाउट हैकिंग, डिफेंस इंफॉर्मेशन एंड अदर डिफेंस। देखो, हर चीज़ अगर ऑनलाइन हो जाएगी, जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो ये भी जानना है, हमें वो तो वो भी जानना है, सरकार की हर एक चीज़ जाननी है, हर एक चीज़ नहीं बताई जा सकती। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, क्या हमें डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी इंटरनेट पर दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मान लो हमारे दुश्मन देश को पता चल जाएगी, साथ में बैठे ना दो दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान, हमने अपने साइड पर डाल दिया हमारे पास इतने ड्रोन हैं, इतनी मिसाइलें हैं, इतनी तोपें हैं, इतना ये है, इतनी टेक्नोलॉजी वाले हवाई जहाज हैं, फाइटिंग ये हैं वो हैं, सब कुछ ही अगर हम रिवील कर देंगे तो दुश्मन को पूरी जानकारी मिल जाएगी ना हमसे। ये मैंने बड़ा एग्जांपल दिया और ये रियल एग्जांपल है। ये देखो, हैकिंग डिफेंस इंफॉर्मेशन, आपको पता है ना, हैक हो जाती हैं साइटें, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, गवर्नमेंट की साइटें हैक हो जाती हैं। हमारी गवर्नमेंट की शायद आधार कार्ड वाली जो UAID वाली साइट है, UIDAI, उसकी साइट है, वो भी हैक हो गई थी एक बार। तो एक ये इशू है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हैक नहीं होनी चाहिए लेकिन वो हैक हो जाती हैं। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल है, हमारा ही डाटा है, आधार कार्ड का डाटा है, अगर मान लो आधार कार्ड का जो साइट है UIDAI, उसकी साइट किसी ने हैक कर ली, तो हम लोगों का डाटा भी तो हैक कर लिया उसने। कल को हमारे आधार नंबर को हैक करके उससे अकाउंट की डिटेल निकलवा सकता है, उसी आधार नंबर से फ़ोन अगर नंबर से पता चल गया, उन दोनों को मिला के वो हमारे अकाउंट से पैसे तक निकलवा सकता है। और ये होता था और अभी भी होता है। तो इससे एक घाटा तो ये भी हो ना कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं अगर एक बार लीक हो गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इवन हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और गवर्नमेंट की भी इन्फॉर्मेशन होती हो सकती है। जैसे डिफेंस का मैंने एग्जांपल लिया, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है। ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगेन द डिस्क्लोजर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। मान लो सिक्योर नहीं रखा हमने अपना सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, और ऐसा कुछ हो गया, किसी ने हैक कर लिया या फिर वायरस आ गया और पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया, पूरा का पूरा डाटा उड़ गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा ये हो सकता है ना, ये भी एक दिक्कत है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, ये वाला पॉइंट तो यहीं से आ गया यार, इलिटरेसी से ही आ गया वाला पॉइंट तो, कि लोगों के पास उतनी ट्रेनिंग, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हर कोई इंटरनेट पर उतने अच्छे से काम कर पाए, उतने अच्छे से फॉर्म फाइल कर पाए, या फिर गवर्नमेंट के साइड के लोग भी इतने तगड़े नहीं होते। आप जानते हो ना, SBI में जाओगे तो वो कैसे टाइप करेंगे। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, एक रियलिटी बता रहा हूँ। अब तो फिर भी कुछ लोग अच्छे आ गए हैं। आज से 10-12 साल पहले हम अपना ड्राफ्ट बनवाने जाते थे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे को CA इंस्टीट्यूट में ना फीस को ड्राफ्ट के वे में पे करना होता था, अब तो हम ऑनलाइन कर देते थे पे। पहले क्या होता था, पहले हमें ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, वो ड्राफ्ट का फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता था, हम जाते थे मैनुअली कराने जमा अपने CA इंस्टीट्यूट, या तो विश्वास नगर या फिर ITO। दिल्ली वाले बच्चे समझ सकते हैं। यानी कोई भी काम ड्राफ्ट बना के होता था। अब ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट से भी आपने ऑनलाइन अपनी इंटरनेट बैंकिंग डाली या फिर क्रेडिट कार्ड डाला या फिर UPI से पेमेंट कर दी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप ड्राफ्ट बनवाते थे। तो जब हम ड्राफ्ट बनाने जाते थे ना, तो ड्राफ्ट बनाने के लिए सामने वाला जो कंप्यूटर बैठा होता था, SBI का बंदा, वो कहता कैसे बनाता था, जैसे मान लो मेरा नाम लिखना है अजय कुमार, तो कैसे लिखता था वो, AJAYKUMMAR, ऐसे ऐसे से करके लिखता था वो। तो उतने टेक्निकल बंदे, उतने क्वालिफाइड बंदे नहीं होते थे। ठीक है। अब ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती, अब तो लोग सिस्टम ही ऐसा बना दिया उन्होंने। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से निकल रहा था। ई गवर्नेंस बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट हमारे इंटरेक्शन भी तो करती है इंटरनेट के थ्रू हमसे। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पढ़ेंगे अभी हम, ये वाला हम पूरा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने शॉर्ट में दे रखा और बुक की लैंग्वेज ही है, मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं डाली यहाँ पे, ताकि आपको एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो अगर आपने टेक्निकल पॉइंट लिखे हैं, बुक की लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। वो अलग बात है आपको याद नहीं रहा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको नंबर तब भी मिलेंगे, क्योंकि DU का एग्ज़ाम है, इतना कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं है। बट आपको सही कंटेंट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहानी लिख दी, जैसे वीडियो वायरल हो जाती है ना Instagram वगैरह पे,
कि उसने बंदे ने कहानी लिख दी। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन बच्चों को पता है तो पता है, मेरे को नहीं पता कोई बात नहीं। चलिए, इंटरेक्शन, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन करता है, हाँ या ना? करता है। जैसे कि आरटीओ का डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी से, किसी का मान लो कार एक्सीडेंट हो गया, कार खराब हो गई, कुछ भी हो गया, अब आरटीओ में भी उसका वो जाएगा, डिटेल जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी भी देखेगी कि हाँ भाई इसके सारे इसके इसके इंश्योरेंस था कि नहीं था, इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं हुआ, इसका जो चालान वालान तो नहीं कटे पहले, कुछ कुछ और गलतियाँ तो नहीं है। तो एक एक मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, कभी ना कभी काम पड़ता ही है उनको। गवर्नमेंट का काम पब्लिक से पड़ता ही है, वैसे तो पब्लिक का काम गवर्नमेंट से पड़ता है, गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक को अपने पब्लिक की सर्विसेज देना, रोड बनाना, उनके फॉर्म भरना, गवर्नमेंट के फॉर्म भरना, बहुत सारे काम होते हैं ना जो आप सरकारी दफ्तर में जाके करते हो या फिर सरकार से करते हो। तो इससे क्या होता है, वो इंट्रैक्शन भी ईजी जाता है, ई गवर्नेंस से ये इंट्रैक्शन ईजी जाता है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल नहीं लिया था कि अगर इनकम टैक्स की ड्यू डेट बढ़ानी है तो सीधा वो अपनी साइट पे लिख देगी गवर्नमेंट, और जो यूज़र हैं, जो कंज्यूमर हैं, हम लोग हैं, हमने साइट खोली, हमें दिख जाएगा अच्छा ऊपर ही लिखा हुआ कि ड्यू डेट बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे इंट्रैक्शन बिजनेस से भी होता है, बहुत से बिजनेसेस हैं जिनका काम सरकार के साथ पड़ता है। ठीक है, तो वो भी सरकार से इंटरेक्ट करते ही करती हैं, कहीं ना कहीं सरकार से उनका इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। बी जी टू ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, जैसे मान लो मैं कहीं पे एम्प्लॉय हूँ, अब मेरा क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट से मैं कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, या अब गवर्नमेंट मेरे से कैसे इंटरेक्ट करना चाहती है? मेरा पीएफ कटता है, और पीएफ किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ईएसआई, पीएफ, एलडब्ल्यूएफ, लेबर वेलफेयर फंड, इस वजह से मुझे गवर्नमेंट साइड पे जाना ही पड़ता है। इनकम टैक्स भी जाना भरना पड़ता है, तो एक तरह से वो वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट से और दूसरी पार्टी से इंटरेक्शन करने में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस आ चुका है। ठीक है, यही सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे भी लिखनी है आपको। पहला पॉइंट देखते हैं, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, when exchange of information and services within the periphery of the government is termed as G2G interaction. This can be both horizontal among the various government entities and vertical between national, state, local government entities and within different level. अब इसमें एक चीज़ समझो, ये समझने वाला पॉइंट है, both horizontal and vertical। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होती है ना, ऐसे लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी बराबर लेवल के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ यार मुझे डेटा चाहिए तो मुझे दे दे। मान लो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बराबर लेवल के कैसे हो गए, जैसे दिल्ली में एमसीडी हो गई और मुंबई में बीएमसी हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली के दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दोनों म्यूनसिपैलिटी संभालते हैं, दोनों बराबर लेवल के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, तो ये भी एक दूसरे से कर सकते हैं इंटरेक्शन। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, कि बराबर लेवल पे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है ना, सीधी ऐसे, इसको समझ ही लेते हैं ना। वैसे वैसे तो इजी है, बट मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। ये हो गया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, पढ़ा होगा बचपन में आपने, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन होना। इंटरेक्शन, ठीक है, तो सेम लेवल पे जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए? तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, बीएमसी, बीएमसी एंड एमसीडी, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, दोनों म्यूनसिपैलिटी है, इनका लेवल तो सेम है एक तरह से, या दूसरे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं, लेवल तो सेम है ना गवर्नमेंट का। मान लो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई ऐसी टेक्निक निकाली कि पानी ना जल्दी से साफ करने लग गई है,
पानी साफ करने का इजी तरीका निकाल लिया यार, ड्रेनेज का इजी तरीका निकाल लिया उन्होंने। तो वो तरीका एक एमसीडी बोलेगा यार मुझे बताना भाई तूने कैसा तरीका निकाला है कि बारिश में पानी रुके ही ना, सीधा नालियों से निकल जाए, गटर से निकल जाए। कोई टेक्नोलॉजिस्ट ने इससे मांग ली, मतलब किसी भी चीज़ के लिए इंटरेक्शन कर लिया सेम लेवल पे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है वर्टिकल। मान लो कोई नेशनल नेशनल लेवल की एजेंसी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। नेशनल लेवल पे क्या होता है भाई, बताओ ना जरा, कोई डिपार्टमेंट बताओ। अरे सोचो यार, बताना का मतलब सोचो। जैसे डिफेंस का एग्जांपल ले लूँ मैं, सिंपल एग्जांपल है डिफेंस। इंडिया का डिफेंस तो एक ही उस पर आता है ना, डिफेंस सिस्टम हो गया। डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया मतलब हमारे जो फौजी होते हैं, बीएसएफ के जवान। ठीक है, इनको मान लो कोई काम पड़ेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन पड़ गई, किससे पड़ गई, कोई नॉर्मल स्टेट लेवल के बंदों से पड़ गई, मान लो पुलिस से पड़ गई। पुलिस, अब पुलिस तो स्टेट वाइज होती है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। तो ये डिपार्टमेंट ऊपर है, डिपार्टमेंट नीचे है। ठीक है, तो ऐसे अगर हाई ऊपर से नीचे वाले डिपार्टमेंट भी हो तो ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे, काम पड़ने पे, या जहाँ पे भी इनकी कोई भी काम की बात पड़े, कोई भी जानकारी चाहिए इनको एक दूसरे से, वो भी ये साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, वर्टिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है गवर्नमेंट के बीच में, हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बस ये सिंपल सा पॉइंट था, अगर समझ ना आया तो मैंने बता दिया। चलिए अगला, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। यार सिटीजन से तो जरूरत पड़ती है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको उसका एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। द इंटरेक्शन एमिट्स, इसको लिख लो एडमिट्स, admits the government and general public G2C interaction. Here the citizen have access wide variety of public services, freedom of share their views. ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बट फिर भी G2C, हमें बहुत से काम सरकार से करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आरटीओ का एग्जांपल लिया, मान लो राशन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड आप किसी कंपनी का तो बनवा नहीं सकते जाके, आपको सरकारी साइट पर ही जाना पड़ेगा ना, या सरकारी दफ्तर ही जाना पड़ेगा ना। तो हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ, हम सरकारी दफ्तर गए या फिर सरकारी साइट पे हम गए। तो ये इंटरेक्शन किसका हुआ, एक नॉर्मल सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का अपनी सरकार से इंटरेक्शन, वो सारा आ जाएगा इसमें। इस इंटरेक्शन में हमें उससे काम होता है तो हम फॉर्म्स वगैरह फाइल करते हैं, हमें जो फैसिलिटी चाहिए होती है एज ए सिटीजन वो हम उठाते हैं गवर्नमेंट की साइट से, या फिर हमें अपने कोई व्यू देने होते हैं, जो मैंने पहले बताया था, फ्रीडम टू शेयर व्यूज़। हमें कोई अपने व्यू देने होते हैं तो साइट्स पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने ग्रीवांस सबमिट करने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए। ठीक है, तो वो भी हम इंटरेक्ट करके हम भी अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इन दिस केस ई बिजनेस है ना, इन दिस केस ई गवर्नेंस हेल्प्स बिजनेस क्लास टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट seamlessly. It provides timely business information to enhance efficiently and quality of communication. अब जो बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधा चला रहे हैं, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट पे अब यूँ काम होता है उनका। मान लो मुझे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने के लिए मैं आरओसी की साइट पे जाऊंगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की साइट पे जाऊंगा, वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फाइल करूँगा, सारी डिटेल दूंगा, तो तो मेरा इंटरेक्शन हो गया गवर्नमेंट से। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं, ऊपर का तो सिटीजन था, सिटीजनशिप में एज ए इंडिविजुअल मैंने क्या बनवाया था, आधार कार्ड बनवाने के लिए मुझे गवर्नमेंट की साइट पर जाना पड़ रहा है। आधार कार्ड किसी गवर्नमेंट का किसी कंपनी का तो बनता नहीं, होता किसी इंसान का ही बनता है ना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का तो बनता है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए मुझे कुछ करना है, इनकम टैक्स पर साइट बनानी पड़ेगी, पैन कार्ड बिजनेस का ही बनता है, कंपनी का अलग से पैन कार्ड बनता है, उसके लिए जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की साइट पर जाना पड़ेगा। मैं बार बार साइट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस। कंपनी बनानी है तो कंपनी के उस पर गए,
ठीक है, आरओसी के साइट पे गए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की एक साइट पे गए, एमसीडी की साइट पे गए। और भी हमें कुछ बिजनेस के लिए कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आईईसी कोड चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, तो डीजीएफटी की साइट पे गए। ठीक है, तो एज ए बिजनेस करने के लिए भी बिजनेस और गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है, काम करने के लिए और सजेशन लेने के लिए। लास्ट है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसका एग्जांपल मैंने पहले दे दिया है। जैसे कि एक एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय उसके क्या, किस बात के लिए वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है दोस्त। एज ए एम्प्लॉय मैं क्या करूँगा कि मेरे पीएफ पे कितना पैसा पड़ा है, तो मैं अपना पीएफ देखूंगा बार बार। ठीक है, मैं अपना ईएसआई देखूंगा, एलडब्ल्यूएफ देखूंगा, लेबर वेलफेयर फंड, मैं देख सकता हूँ ना कि गवर्नमेंट ने मेरा कितना पे किया कितना नहीं किया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इज बिगेस्ट employer and so as to deal with employees on regular basis। मतलब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट के ही होते हैं जनरली, किसी भी कंट्री के। तो ये अपने एम्प्लॉय की बात कर रहा है, पर जरूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का ही पीएफ कटता है, पीएफ तो किसी का भी कट सकता है ना। जो कंपनी में काम करता है उसकी भी लिमिट आती हैं, कुछ लिमिट होती हैं, उसको उस लिमिट को क्रॉस करता है तो पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है उस कंपनी को भी। और कंपनी को पीएफ काट के अपने एम्प्लॉय का गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। और एक एम्प्लॉय भी उस गवर्नमेंट साइट पे अपने पीएफ नंबर से लॉगिन करके देख सकता है कि मेरा कितना कटा, कितने महीने का कट गया है पीएफ हर महीने, और मेरा कितना ब्याज बना है, टोटल अमाउंट अगर आज मैं निकलवाता हूँ तो मेरे को कितना निकलेगा। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ जिनको नहीं पता अभी, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से होंगे जिन्होंने अभी कुछ काम वाम नहीं किया होगा, कहीं पे किसी कंपनी वगैरह में जाके काम नहीं किया होगा, तो उनको इतना नहीं पता होगा। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे कोई और एम्प्लॉय हो। आईसीटी, आईसीटी क्या पढ़ा था हमने, देखो स्टार्टिंग में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वही मतलब जो मैं बार बार ऑनलाइन ऑनलाइन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो समझ लो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग परक्यूजिट्स एंड एड ऑन बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देना है तो ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर लेते हो, या फिर गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है अपने साइट पे वो फैसिलिटीज़ दे के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख लो याद रखने के लिए, जैसे कि पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, एलडब्ल्यूएफ हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ ख़त्म हो गया आपका ई गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस गवर्नेंस अगेन बहुत इजी है, ये भी ई गवर्नेंस की तरह इजी है, आप लिख सकते हो पेपर में। बट अगेन ये नहीं आया हुआ है पहले एक दो सालों में, तो ये इस अटेम्प्ट के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्त, अब देखो ग्रीन गवर्नेंस में क्या ना, ग्रीन कहीं वर्ड आ जाए ना तो समझ लो आपकी बात कर रहा है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 99% कभी भी आप पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे ना जहाँ ग्रीन वर्ड आ जाए, तो आप समझ लेना उससे कि वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नेंस ऐसे होने चाहिए, यानी काम धंधा बिजनेसेस ऐसे चलने चाहिए कि एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो, या फिर कम से कम लॉस हो। जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता ही निकलता है, अब क्या करा जाए, जैसे चलो अभी गाड़ियों के एग्जाम्पल लेते हैं, अभी देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, पेट्रोल की गाड़ी चलती थी कितना पोल्यूशन होता था, अब उसी को कम करने के लिए कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ बाइक स्कूटी। ठीक है, यानी जो भी व्हीकल्स हैं ट्रक वगैरह भी अब इलेक्ट्रिक आने लग गए हैं, आपको पता है। तो अब क्या हो रहा है, बार बार पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि नेचर हमारा ख़राब होने लग गया है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट आया कि ग्रीन गवर्नेंस भी होनी चाहिए, यानी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो एक बिजनेस करते समय, उसको भी लॉस ना पहुंचे या फिर बहुत कम से कम लॉस पहुंचे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जो हम अभी इसे डेफिनेशन में पढ़ेंगे। ये तो मैंने जनरल वे में बता दिया। गाड़ियों का एग्जाम्पल लिया था ना, इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन कार भी आने लगेंगी, हाइड्रोजन कार भी बन चुकी हैं, बट पहले वो इलेक्ट्रिक कार लेके आएंगे, जब इलेक्ट्रिक कार पुरानी हो जाएंगी तब हाइड्रोजन कार लेके आएंगे। धंधा कैसे चलेगा इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। ठीक है, पॉइंट है कि इन्वायरमेंट को भी लॉस ना हो काम धंधे से या फिर ज़्यादा डेवलपमेंट से। हम डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें बिल्डिंगें खरीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ है कर्नाटका में, कर्नाटका में पानी की शॉर्टेज होगी, आपको पता है, न्यूज़ फॉलो करना, पानी की शॉर्टेज क्यों हुई है किसी को पता है।
बहुत ही कम लोगों को पता होगा। पानी की शॉर्टेज इसलिए हुई क्योंकि कर्नाटका में इतनी, कर्नाटका बैंगलोर वगैरह जो है ना, ये पूरा एरिया जो है कि बहुत डेवलप्ड एरिया है, सारे इंजीनियर्स वहाँ मिलते हैं, ये वो डेवलप तो आपने कर लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, रोड्स बना दी, हर जगह को कंक्रीट बना दिया, ठीक है, मिट्टी तो रही नहीं, तो पानी, जो बाढ़ का पानी है, बारिश का पानी, वो अंदर जा ही नहीं पाया। अब वहाँ के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, कर्नाटका में पानी की शॉर्टेज हो चुकी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अपने ही देश में बता रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए अपने देश के बारे में, बट अभी हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए? सस्टेन्ड डेवलपमेंट। सस्टेन्ड डेवलपमेंट आएगा कहीं पे, पढ़ लेंगे, वो अलग से नहीं दे रखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ कोर्सेज, कुछ बुक्स में अलग से चैप्टर भी होता है। तो यहाँ गवर्नेंस, ई गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वैसे होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट वर्ड लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर कहीं वर्ड आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो लिख लो उसको, समझाता हूँ इसका मीनिंग। इस पे पूरा पूरा ना टॉपिक्स है बुक्स में, शायद किसी और बुक में हो। जब मैं अपने टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था तो मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आया था। एक तो हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, ठीक है, ऊपर से कॉन्सेप्ट ऐसा था कि कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट भी ना समझ में नहीं आता कई बार, वो वाली हालत थी हमारी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अभी मैंने जो बैंगलोर का, मतलब कर्नाटका का मान लो एग्जांपल लिया, अच्छा हुआ एक एग्जांपल आपको लाइव मिल गया। वैसे तो अच्छा नहीं हुआ ये, बट आपको समझाने के लिए एग्जांपल सही लगा, सही लगा मुझे, कि डेवलपमेंट ऐसे ही करो सस्टेन्ड रहे, सारी चीज़ें, सारी चीज़ें सस्टेन्ड रहें, बनी रहें, थोड़े बहुत जंगल, थोड़ी बहुत नदियाँ बनी रहे वहाँ पे। 100 कुछ तालाब थे, 100 पता नहीं 200 कुछ छोटी छोटी झीलें तालाब थी कर्नाटका में। अब शायद कुछ 50 या 80 कुछ रह गई हैं, और वो भी, उसमें भी अब फैक्ट्री का गंद जाता है सिर्फ, इसलिए बची पड़े, नहीं तो उन पे भी बिल्डिंगें बन जाती। तो क्या हुआ वहाँ पे कि लैंड, खाली ज़मीनें, या फिर जिन ज़मीनों पे कुछ ना कुछ कंक्रीट या रोड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह ना बनी हो, ऐसी ज़मीनें बहुत कम बची हैं। यानी बारिश का पानी जा ही नहीं पा रहा। 1-2 साल पहले आपने सुना होगा कि बहुत बाढ़ आ गई थी कर्नाटका में। क्यों आ गई थी बाढ़? कि कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, सस्टेन्ड डेवलपमेंट नहीं की। सस्टेन्ड मतलब कि सारी चीज़ों को बराबर रखते हो, किसी भी चीज़ का घाटा ना हो, एनवायरनमेंट को घाटा ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली एनवायरनमेंट के हिसाब से ही समझा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए तो हमेशा ये माना जाए, ये होता है कि एनवायरनमेंट को घाटा पहुंचाए बिना डेवलपमेंट, हिंदी में बता रहा हूँ ये चीज़, इसका बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है कुछ बुक्स में। यानी इन्वायरमेंट को घाटा कम से कम हो या ना के बराबर हो, ऐसे तरीके से डेवलपमेंट हो ताकि सब चीज़ें सस्टेन्ड रहें, बनी रहें, सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, हवा, ये सब बनी रहें, अच्छी हवा बनी रहे, सस्टेन्ड रहें, ऐसी डेवलपमेंट करो, ठीक है। कुछ ज़्यादा घुस गया मैं टॉपिक में, टॉपिक बहुत ईजी है, चलो अब पढ़ लेते हैं। Environmental problem cause human behavior have become increasingly serious recent have become have become increasingly serious in recent decades, thereby driving global green governance issue to become an important research agenda। मतलब इतना कुछ पोल्यूशन वगैरह हो गया था, तो बहुत पिछले कई सालों से, यानी डिकेड्स, यानी 10 सालों से, कई दशकों से, कि ग्लोबल ग्रीन गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ गई कि इस पर रिसर्च हो। पहले मैं इतना ही बताया इस पैराग्राफ में, असली मीनिंग यहाँ से स्टार्ट है। ग्रीन गवर्नेंस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स। अच्छा देखो, वह ही गया यार वर्ड, मैं अब ढूंढ रहा था ये वर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने समझा दिया, इसका अलग से आपकी बुक में नहीं है कुछ भी पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिखने के लिए, कहीं आप सोचो कि इस पर कुछ लिखने को आ जाएगा, ठीक है, तो लिखने को कुछ नहीं है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग से समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, environmental regulation is increasing rapidly around the world. It wants to improve the bottom line through
मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ई गवर्नेंस क्या कहता है कि अपने बिजनेस का सिस्टम ऐसे बनाओ, ऐसे इस तरीके से करो कि वो जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब एनर्जी मतलब बिजली हो गया, जैसे जनरली बिजली से ही एनर्जी होती है ना, बिजली, पेट्रोल, ये सब चीज़ों से एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी या पावर बोल लो आप। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम, वो सस्टेनेबल तरीके से करें। ठीक है, उससे लॉस ना हो। नेचुरल रिसोर्सेज, कितना ही कोयला रह गया हमारे पास, ठीक है, पेट्रोल कितना ही रह गया है, लिमिटेड है ना नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको ढंग से यूज़ किया जाए, एफिशिएंट वे में यूज़ किया जाए। ऐसी ऐसी मशीनें बनाओ कि एक एक लीटर पेट्रोल में, ऐसी बाइक बनाओ 1 लीटर पेट्रोल में, जहाँ पे वो 50-60 किलोमीटर जा रही है वहाँ पे 200-400 किलोमीटर जाए। अब जो हमारे ई व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं, वो 2025 तक ऐसे हो जाएंगे कि एक बार आप चार्ज करोगे तो 500-500 किलोमीटर चलेंगे वो। उनकी बैटरी इतनी एफिशिएंट आ रही है। अच्छा, नॉलेज के लिए बता दूं ऐसे ही कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं, जो बैटरियाँ इनकी बनती हैं लिथियम आयन से, वो लिथियम आयन भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्स ही है। वो जो मटेरियल है वो भी ज़मीन से ही निकाला जाता है, उससे बैटरियाँ बनती हैं। तो वो भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको भी ढंग से यूज़ करना होगा इनको। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन गवर्नेंस टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन द मेन पॉइंट, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हवा में ये ना हो कि इन्वायरमेंट को हम पीछे ही छोड़ दें। दिल्ली में पोल्यूशन तो आप जानते ही हो, यानी दिल्ली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल वगैरह हो गया, कोयला वगैरह, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, स्कूल लेवल पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। उनको भी कंजर्व कर सके, यानी अच्छे से यूज़ करें, प्रिजर्व करके रखें, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें, फालतू का पेट्रोल ना फूके। जैसे बहुत पहले एक ऐड आती थी कि रेड लाइट पे आप बाइक या गाड़ी का स्विच बंद कर दो, जैसे रेड लाइट वापस ग्रीन होगी उसके बाद चलाओ, तो इससे थोड़ा बहुत तो पेट्रोल बचेगा ही। कंट्रोल द ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम रखो नेचुरल चीज़ों में, कम से कम जाके पेड़ काटो, कम से कम जितना कम हो सके, जितनी ज़्यादा ही जरूरत पड़ जाए तब काटो, अदरवाइज काटो ही मत पेड़। तो ह्यूमन का इंटरवेंशन कम से कम हो नेचुरल रिसोर्सेज में या फिर एनवायरनमेंट में। टू परमिट्स द कंपनीज फॉर ऑनलाइन कंप्लायंस, इसके लिए क्या होता है ना, कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, या फिर जो कंपनी जंगलों वगैरह के पास में, या फिर फैक्ट्री जिनके पास जो फैक्ट्री लगाते हैं ना, इनको कुछ ना इन्वायरमेंट के ऊपर ना अपनी रिपोर्ट करनी होती है हर साल। हाँ, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्री वालों, फैक्ट्री जो चलाते हैं खासकर, वहाँ से पोल्यूशन निकलता है, कचरा निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, वो नदियों में जाते हैं। तो उनको ना एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट के अंदर ही वो कंपनी उतना पोल्यूशन निकाल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको कुछ कंप्लायंसेस फाइल करने होते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट के साइट पे, कुछ फॉर्म्स वगैरह फाइल करने होते हैं। हाँ भाई, मेरी कंपनी ये कंपनी है, इस साल मैंने स्टार्ट करा था और मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इस फैक्ट्री के हिसाब से इतना पोल्यूशन मेरा होगा साल में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे कंप्लायंसेस भी होते हैं। बेनिफिट क्या है ग्रीन गवर्नेंस से, देखो, वेस्ट रिड्यूस होगा, पोल्यूशन कम होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड इम्प्रूव ब्रांडिंग इमेज होगी। यानी अगर आप कोई, जैसे आजकल आप शार्क टैंक देखा होगा, चलो नहीं भी देखा, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलता हूँ। कोई चीज़, कुरकुरे खाते हो आप, कुरकुरे में पता नहीं कितने ऑयल्स वगैरह होते हैं, उतना अच्छा नहीं होता, उसमें पूरा मैदा सा बना होता है ये वो। अब कुछ चीज़ बनाई, हेल्दी बनाई, उसमें ऑयल डाला ही नहीं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी कंपनी की भी तो इमेज बढ़ेगी ना, कि यार ये कंपनी का जो चिप्स है ना, या फिर इस कंपनी का जो भी क्रैकर्स हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो नेचुरल है, उसमें तेल डाला ही नहीं हुआ, यानी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं वो। एक मैंने जस्ट सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ऐसी अगर कोई भी चीज़ आप एनवायरनमेंट को रख के, मद्देनजर रखते हुए करोगे, तो उससे पब्लिक की निगाहों में और बिजनेस में भी बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी इमेज बड़ी बनेगी कि यार ये बंदा ना एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के अपना काम करता है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी होगी। इट अट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टर, वही इसी के बेस पे हो गया। आप सारा काम नेचुरल करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, एनवायरनमेंट को
ध्यान रख के करोगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ काम करना चाहेंगे और इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ईजी टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो इन्वायरमेंट को ध्यान रखना वैसे है बहुत ईजी, हम करते नहीं, वो बात अलग है। छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पानी बचाना, सुना होगा ना अपने, पानी को कैसे बचाते हैं, नहाते टाइम जब बाल्टी भर गए तो बंद कर लो टोटी, फालतू में टोटी खोल के चले मत जाओ, उधर घूमने मत लग जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बेसिक से। तो ये चीज़ों को रेगुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना दो, वो सारा कुछ रेगुलेट कर लेगी कि हाँ भाई कौन से लोग कितना सही काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्रीन गवर्नेंस का डिफरेंस, चलो आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ कंपनियों के लिए होता है, ठीक है, जिसमें उसका मैनेजमेंट, उसका डायरेक्टर वगैरह सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये ध्यान दिया जाता है। और ग्रीन गवर्नेंस किसके लिए होता है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहला पॉइंट, इट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर एज पर एप्लीकेबल लॉ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, कौन होते हैं मेन बंदे जिनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जो कि एप्लीकेबल लॉज सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, यानी कंपनीज एक्ट का सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही, सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल सेक्शन लॉज अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, ग्रीन गवर्नेंस में क्या होता है कि एटलीस्ट वन सेपरेट डायरेक्टर अपॉइंटेड हु हैज टेक्निकल एंड जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड एस्पेक्ट। यहाँ पे एक आधा बंदा कोई अपॉइंट कर दो अपनी कंपनी में, ठीक है, कम से कम एक बंदा अपॉइंट कर दो जो कि जिसको नॉलेज हो एनवायरनमेंट की। यानी मान लो जिसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धंधा करता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, तो एक बंदा कंपनी में ऐसा रखो कि वो ये ध्यान रखे कि धुआं कितना निकलना चाहिए, कितना ज़्यादा निकल रहा है, वो सही है कि नहीं है। या कहीं जैसे मान लो मशीन जब पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो क्या करती हो, ज़्यादा धुआं छोड़ती है, जितना जब वो नहीं होते तो उतना धुआं नहीं छोड़ती। तो यानी उसका कुछ पार्ट्स अगर आप सही कर दो या दोबारा लगा दो, नए लगा दो छोटे मोटे पार्ट्स, तो धुआं वापस कम करने लग जाएगी। बाइक का एग्जाम्पल ले लो यार, बाइक चलाते हो ना सब लोग, बाइक जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, 5 7 8 10 साल 12 साल पुरानी हो जाती है, तो बाइक का धुआं बढ़ जाता है, ठीक है, पोल्यूशन उस पर जाता हो ना, आप पीयूसी कराते हो, पोल्यूशन उस पर जाके अगर आपने सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं कराई सर्विसिंग, तो वो धुआं बढ़ जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए पीयूसी कराया जाता है। तो पीयूसी क्या हो गया, पीयूसी देखो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया, पीयूसी डिपार्टमेंट। पोल्यूशन का होता है ना, पोल्यूशन पोल्यूशन करवाना होता है आपको, पोल्यूशन का पेनल्टी कितनी लगती है, 1000 पता नहीं 2000 लगती है इसकी पेनल्टी। पोल्यूशन अगर आपके पास नहीं है बाइक का, तो एक ही झटके में 2000, और सबसे सस्ता बनता है ये। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का ये पोल्यूशन वाला डिपार्टमेंट काम कर रहा है सही से, सबसे सस्ता बनता है, 60 65 रुपये का बनता है ये। और लेकिन अगर उसका चालान कट गया तो उसका चालान सीधा 2000 का है। दिल्ली वाले समझ सकते हैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से, और हर स्टेट में है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स डिफरेंट बोर्ड कमिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनियों में क्या होता है, बोर्ड कमेटी, बहुत सारी कमेटी होती है, रेमुनरेशन कमेटी अलग होती है, बोर्ड कमेटी अलग होती है, शेयर होल्डर्स की कमेटी अलग होती है, स्मॉल शेयर होल्डर की कमेटी अलग होती है, और क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ ऑडिट कमेटी अलग से होती है। बहुत सारी कमेटी बनाई जाती है अलग अलग छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे काम तो नहीं बोलूँगा, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं सेबी के अनुसार, और कंपनीज एक्ट में उन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अलग अलग कमेटी बनाने के लिए सेक्शन में दिया हुआ है, यानी एक्ट में दिया हुआ है बनाने के लिए कंपलसरी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक सेपरेट एनवायरनमेंट कमेटी बनती है, सिर्फ एक कमेटी बनती है, ये तो सिर्फ कंपनियों पर अप्लाई होता है, ठीक है। ग्रीन गवर्नेंस एनवायरनमेंट के लिए होता है। अब एनवायरनमेंट कोई कंपनी कर सकती है, हर कंपनी को एनवायरनमेंट को देखना ही पड़ेगा ना, तो ये स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट, जो उस पर एक्ट अप्लाई हो रहे हैं उसके लिए होती है, ठीक है, जो एक्ट अप्लाई हो रहे हैं, जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम ध्यान क्या रखना है, सारे लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसी लोग
किसी को घाटा ना हो, किसी भी स्टेक होल्डर को घाटा ना हो। ग्रीन गवर्नेंस क्या होता है, सारी कंपनियों को एनवायरनमेंट को ध्यान रख के कुछ चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या पड़ा, एज पर कंपनीज एक्ट बहुत सारे बोर्ड और कमेटी बनाई जाती हैं। ग्रीन गवर्नेंस क्या कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही कमेटी बनाओ, वो कमेटी होगी एनवायरनमेंट कमेटी, जो कि ये देखेगी, एनवायरनमेंट कमेटी बोलो या रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एक ऐसी कमेटी जो कि एनवायरनमेंट पर ध्यान देगी, यानी पोल्यूशन वगैरह ना हो। थर्ड पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स आर प्रोवाइडेड फॉर ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटी हैं, वो एक्टिविटी सेल्स, परचेज, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, अपॉइंटमेंट, ऑडिटर, ये सब काम होते हैं जो कंपनी के काम होते हैं ना, उनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तुम काम धंधा जो मर्जी करो बट एनवायरनमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकृति को लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये इसका फ़र्क है। एनवायरनमेंट गवर्नेंस कोड्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। कुछ कोड्स होते हैं, अच्छा कोड्स की बात कर रहे हैं क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ कोड्स एंड एथिक्स हैं, जो बिजनेस एथिक्स में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो पूरी कंपनी को चलाने के लिए बनाए गए हैं। एनवायरनमेंट गवर्नेंस के कुछ रूल्स एंड इस कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और कोड्स बनाए गए हैं जो बोर्ड अप्रूव करता है, ताकि एनवायरनमेंट को कुछ भी दिक्कत ना हो। तो यानी कुछ कोड्स वगैरह, कोड्स मतलब कुछ ना रूल्स बनाए हुए होते हैं, जैसे एथिकल कोड्स, आगे हम बिजनेस एथिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। याद रख, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो समझ लो, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स या फिर रेगुलेशन बोल लो, जिसके दायरे में रह के कंपनी को काम करना होता है। कंपनी एक्ट में है ना, बहुत सारे सेक्शंस हैं कि कंपनी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करना ही करना है। ठीक है, और भी बहुत से छोटे छोटे सेक्शन जो अप्लाई होते हैं कंपनी पे, वो सारे मान लो एक कोर्स बने हुए हैं, उस कोर्स के दौर अराउंड रह के ही कंपनी को काम करना होगा। इसी तरह एनवायरमेंटल गवर्नेंस के भी कुछ कोर्स होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, जैसे कि कितने डेसिमल पोल्यूशन एक फैक्ट्री को अलाउड है। जो मैं अभी 12 फैक्ट्री का पोल्यूशन कह रहा था ना, ये पोल्यूशन की एक रिपोर्ट सबमिट होती है साइट्स पे। जैसे कि बाइक का एग्जांपल लिया था, तो बाइक्स में भी अगर वो पीयूसी करने आप जाओगे ना, अगर पोल्यूशन ज़्यादा निकल गया तो वो उसमें ना उसके रेट बढ़ा देगा आपकी बाइक पीयूसी के, यानी जो 60-65 रुपये लेता था ना, वो 100-200 भी जा सकता है पोल्यूशन कराने के बाइक के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर लॉ। एज पर लॉ क्या, कंपनीज लॉ हो गया, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और ये बहुत सारे एक्ट अप्लाई होते हैं कंपनी पे। इसमें क्या है, यहाँ पे एक सस्टेनेबल रिपोर्ट जाती है सीएसआर की। सीएसआर का ना दो चीज़ें, ये दो दो पॉइंट है, सस्टेनेबल रिपोर्ट, एक सीएसआर रिपोर्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सीएसआर तो हम लास्ट वाला हमारा टॉपिक है ही, 5th यूनिट में पढ़ेंगे हम सीएसआर पूरा खुल के। एक सस्टेनेबल रिपोर्ट, वही रिपोर्ट जो मैंने पहले डिस्कस की थी ना, एक पोल्यूशन का कितना आप कर सकते हो एज ए बिजनेस, एज ए फैक्ट्री, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट सबमिट होती है। ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोर्स में नहीं है वो रिपोर्ट कैसी होती है, कितने डेसिमल तक अलाउड होता है, कितना पोल्यूशन कर सकती है फैक्ट्री के, पानी कितना अलाउड होता है, केमिकल के आप कहाँ फेंक सकते हो, कहाँ नहीं फेंक सकते, रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो सकता वो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें हैं। जनरली आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, वो कभी भी शहरों में नहीं होती, वो दूर दराज इलाकों में होती हैं, एकदम खाली जगहों पे, जंगलों में, या फिर गांव के एरिया में जहाँ पे बहुत सी आसपास लोग नहीं रहते। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेट ई गवर्नेंस एंड ग्रीन गवर्नेंस। पढ़ के आना, टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन आपको पॉइंट थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिख पाओगे अगर ये आ गया तो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ई गवर्नेंस आ जाए तो ई गवर्नेंस का आपको डेफिनेशन ये लिखना पूरा, इसका मीनिंग, प्लस आपको लिखना है इंपॉर्टेंस, या फिर इंपॉर्टेंस याद ना हो तो एडवांटेजेस। दोबारा बोल देता हूँ, एडवांटेजेस में आप इंपॉर्टेंस डाल सकते हो, इसके एडवांटेजेस में आप इंपॉर्टेंस डाल सकते हो।
ठीक है। और ग्रीन गवर्नेंस भी आप कर लोगे, बस अगर आपने डेफिनेशन को पढ़ लिया ढंग से तो आप इसके ऑब्जेक्टिव भी लिख दोगे, और इसके इम्पोर्टेंस वगैरह वो सब आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद एक बार ये डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम क्लास एक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाने से पहले, 2 मिनट रुक जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जो मैंने ये बोला एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो क्या, बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस, तो ये हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं पे होती हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ लिखना हो, एडवांटेजेस में फीचर्स लिखना हो, फीचर्स में एडवांटेजेस लिखना हो, जहाँ जहाँ मैंने बताया है आपको पुरानी क्लासों में, आप ये करना, मान लो एडवांटेजेस आ गया और मैंने बोला हुआ आपको कि उस एडवांटेजेस में आपको फीचर्स फीचर्स भी लिख सकते हो, लेकिन जो फीचर्स हमने पढ़ा ना, फीचर्स की हेडिंग थी जो आपने पढ़े हैं, वो हेडिंग थी ना, हमने हेडिंग पढ़ी थी, वो स्पीड वाली हेडिंग पढ़ी थी आज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस में हमने हेडिंग पढ़ी थी ना, स्पीड, कॉस्ट रिडक्शन, वो हेडिंग थी जो। तो अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में लिख रहे हो, यानी एडवांटेजेस आ गए उसमें आप फीचर घुसेड़ रहे हो, तो वो हेडिंग मत लिखना, बस फीचर्स की हेडिंग मत लिखना, सीधा सीधा कंटेंट लिखना उसका, 3-4 लाइनों में बना बना के, हेडिंग्स मत लिखना। दोबारा सुन लो, एडवांटेजेस आ गई, आपको फीचर्स याद है, एडवांटेजेस याद नहीं है किसी टॉपिक के, तो एडवांटेजेस में आप सोच रहे हो कि याद तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आपको पेपर तो अटेम्प्ट करना है, तो फीचर्स को ही एडवांटेज बना के लिख देना, लेकिन फीचर्स में अगर हेडिंग्स दे रखी हैं तो वह हेडिंग मत लिखना। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। ये मैं दोबारा बताऊंगा जब हम एक बार डिस्कशन करेंगे ना लास्ट में, पेपर अटेम्प्ट करने कैसा अटेम्प्ट करना है। मुझे पता है आप भूल जाओगे, आप अभी आगे वाली क्लासेस में 4-5 क्लासेस में वो भूल जाओगे कि मैंने क्या बताया था, तो ये बाद में भी डिस्कस करूंगा जब मैं पूरा पेपर के एक एक स्टेप की जब अपन डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे करना है, तब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है।